फ्रेंड्स नमस्कार। AM2IS यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने एंशिएंट हिस्ट्री का सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज से मेडिवल हिस्ट्री का देखेंगे क्या इसमें है। तो सबसे पहले हम इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष जो था उसको हम देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर नेक्स्ट में हम सल्तनत काल और फिर मुग़ल काल के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था। तो इसमें गुर्जर प्रतिहार शामिल था एक पक्ष, दूसरा पक्ष था राष्ट्रकूट और तीसरा पक्ष पाल शासक थे। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार हो गए और इधर पाल शासक थे और एक तरफ थे राष्ट्रकूट। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है वो लगभग 100 सालों तक चलता है। और ये जो होता है कन्नौज यूपी का एक प्लेस है जहाँ पे ये मतलब उसके लिए उस पर आधिपत्य जमाने के लिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। और फाइनली इसमें गुर्जर और प्रतिहार विजयी रहते हैं और बाद में यही कन्नौज पर आधिपत्य जमाते हैं। तो एक डिटेल यहाँ से आप समझ सकते हैं। फिर हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं तीनों जो इसमें पक्ष शामिल थे उनका क्या इम्पोर्टेंट रहा है, क्या क्या उनमें शासकों का। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो होता उसके संस्थापक में नागभट्ट प्रथम माने जाते हैं। 730 ईस्वी में इनकी स्थापना करते हैं और उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी वो भीनमाल थी। ठीक है, त्रिकोणीय संघर्ष जो होता है उसको शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वत्सराज को दिया जाता है। और इसी के टाइम में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार उस समय जो शासक था उसमें उसका नाम राज्यपाल था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं, इसको ध्यान रखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश से। और अगला देखेंगे हम राष्ट्रकूट वंश से संबंधित। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना या संस्थापक दंतदुर्ग को माना जाता है। 752 ईस्वी में इसकी स्थापना करता है और उस समय राजधानी मान्यखेत थी। और कुछ फैक्ट हैं जैसे कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था, राष्ट्रकूट वंश का शासक था। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्ण द्वितीय को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है 750 ईस्वी के करीब। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी धर्मपाल करता है और इस वंश का अंतिम शासक गोविंदपाल को माना जाता है। तो यहाँ से हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो थे त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में हम देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत पर मुग़ल आक्रमण जब हुआ था, मुस्लिम आक्रमण नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको हम देख लेंगे डिटेल में। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, 712 ईस्वी के करीब। यहाँ पे देखिए मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इसने सबसे पहले सिंध विजय किया था। ठीक है, वो पूरे मतलब दिल्ली तक ये आया नहीं था, ये सिंध तक ही विजय इसने प्राप्त की थी। और ये पहला अरब था यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया था। कहीं कहीं ये डेट 711 भी लिखी होती है, बट अगर 711 और 12 दोनों हो तो आप इन दोनों में 712 को पिक कीजिएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे मुस्लिम आक्रमणकारियों में जो प्रमुख राजवंश थे, जैसे कि यामनी वंश जो था उसका एक गजनी, जिसे गजनी राजवंश भी कहते हैं। तो इस राजवंश के बारे में हम देखेंगे कि संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक अल्पतगिन को माना जाता है। गजनी राजवंश के प्रमुख शासक जो थे उनका क्रम देखिए। तो सबसे पहले आता है अल्पतगिन, फिर सुबुक्तगिन, फिर महमूद गजनवी, देन मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ फैक्ट हैं जैसे कि महमूद गजनवी के बारे में जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, तो याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट होंगे। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, जिसका उद्देश्य क्या था कि लूट मार करना और धन अर्जित करना भारत से। वो अस्थाई शासन व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य नहीं आया था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य कुल मिला के लूट मार करना और वहाँ से जो भी धन मिल रहा है उसे लेकर अपने राज्य या अपने देश वापस जाना था। ठीक है, तो इस समय में इसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था जिसकी किताब उल हिंद एवं तारीख़ हिंद प्रमुख किताब थी, पुस्तक थी। उसके अलावा फिरदौसी था जिसने शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की थी।
और सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी ने ही। उस समय भीमदेव फर्स्ट वहाँ का शासक था, ठीक है। 1025 ईस्वी के करीब यहाँ पे सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था महमूद गजनवी द्वारा। और इसी के टाइम में अलबरूनी जो था उसका दरबारी कवि था, तो इसने क्या किया, पुराणों का अध्ययन किया था और तहकीक हिंद अरबी भाषा में इसने लिखा था, ठीक है। भारत का इतिहास उस समय जो था तात्कालिक समय में, उसके बारे में यहाँ पे मिलता है तहकीक हिंद में। और अलबरूनी जो था 11वीं सदी में भारत आया था, ये महमूद गजनवी के साथ में आया था। और ये कुछ PYQ से लेके, ये धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि चांदी के सिक्कों पर संस्कृत मुद्रा लेख महमूद गजनवी के टाइम में ही मिला है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। और फिर अगला शासक जो होता है महमूद गजनवी के बाद में मोहम्मद गोरी होता है। इसके आक्रमण का जो क्रम है वो देखिए, सबसे पहले मुल्तान एवं उक्ष पे इसने आक्रमण किया 1175 में। उसके बाद ये गुजरात पे आक्रमण करता है 1178 ईस्वी में। फिर तराइन का युद्ध ये करता है। तराइन का पहला युद्ध जो होता है वो 1191 में, इसमें पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो विजयी होते हैं, पृथ्वीराज चौहान भी जिसे कहा जाता है। इसके बाद होता है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में, इसमें पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं। इसके बाद चंदावर का युद्ध होता है, ये जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, चंदावर का युद्ध जयचंद वर्सेस गोरी, ठीक है। तो इसके बीच में होता है, यहाँ पे जयचंद हार जाता है, फिर मोहम्मद गोरी जो है फाइनली यहाँ से विजयी होता है। अच्छा, गुजरात का जो विजय इसका आक्रमण होता है उस समय में देखिए, मूलराज सेकंड या भीम सेकंड उस समय शासक था जब ये जीत गया था, ठीक है। और मोहम्मद गोरी हार गया था। और इस समय उसकी माँ जो थी वो नायिका देवी के नाम से थी। ये पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ से इसके मोहम्मद गोरी के प्रमुख आक्रमण का क्रम आपने देख लिया। मुल्तान एवं उक्ष पहले पे आता है, फिर गुजरात, फिर तराइन का पहला युद्ध 1191 में, फिर तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, चंदावर का युद्ध 1194 में। इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है मोहम्मद गोरी के टाइम पीरियड में, और इसने सबसे पहले एकता प्रदान किया था। इसमें किसको दिया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। ये हांसी का पहला एकता इसने प्रदान किया था गोरी को, ऐबक को, सॉरी। और इसके बाद है बंगाल और बिहार पर सबसे पहली विजय इसी के टाइम में हुई थी, जिसे किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने 1202 के ईस्वी में आसपास में, ठीक है। अब यहाँ से मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद हम सल्तनत काल में प्रवेश करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सल्तनत काल के प्रमुख शासक या जो भी वंश थे उनका क्या क्रम था क्रोनोलॉजी वे में। ये एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सल्तनत काल के प्रमुख राजवंश जो थे वो कौन कौन से थे ऑर्डर वाइज। तो पहले नंबर पे आता है गुलाम वंश, इसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 ईस्वी तक होता है। फिर आता है खिलजी वंश, इसका टाइम पीरियड 1290 से 1320 ईस्वी होता है। अच्छा, इसके बारे में ये फैक्ट है, सबसे कम टाइम पीरियड तक खिलजी वंश ने शासन किया था, ठीक है। इसके बाद आता है तुगलक वंश, इसका टाइम पीरियड है 1320 से 1412 ईस्वी तक। ये मैक्सिमम टाइम तक शासन करने वाला साम्राज्य था, ठीक है। इसके बाद आता है सैयद वंश, 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। फिर आता है लोधी वंश सल्तनत काल में 1451 से 1526 ईस्वी तक। यानी कि पहले नंबर पर गुलाम वंश हमने देखा, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब कुछ यहाँ पे एक फैक्ट, जैसे कि मैक्सिमम टाइम पीरियड तक किसने शासन किया था तो सल्तनत काल में, तो पहले नंबर पर आता है बहलोल लोधी। ये लोधी राजवंश का था, ठीक है। इसने 38 साल तक शासन किया। उसके बाद आता है फिरोज़ तुगलक, ये तुगलक वंश का था, 37 साल इसने शासन किया था। एग्ज़ाम में कभी पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि सब सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया था, तो आपको यहाँ से आप देख लेना है, और ठीक है। और यहाँ पे अगर राजवंश या वंश के बारे में पूछेगा तो मैक्सिमम और मिनिमम आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आगे हम चलते हैं, एक एक करके उसमें डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। यहाँ से गुलाम वंश के प्रमुख सुल्तान, उनका क्रम देखेंगे। तो सबसे पहला जो शासक था गुलाम वंश का वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। टाइम पीरियड को लेकर आप परेशान मत होइएगा, बस आप नाम याद रखिएगा क्रोनोलॉजी वे में। बाकी आप चाहें तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे शासक, उनको आप टाइमली मतलब उनका टाइम पीरियड
याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन जो होता है वो 1206 से 1210 ईस्वी तक का इसका शासन होता है। उसके बाद आता है आराम शाह, फिर आता है इल्तुतमिश, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, उसके बाद आती है रज़िया बेगम। इनका टाइम पीरियड होता है 1236 से 1240। फिर मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, उसके बाद आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद आता है, ठीक है। उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद आता है कैकोबाद, और लास्ट शासक जो होता है गुलाम वंश का वो क्यूमर्स होता है, ठीक है। तो आप इसको क्रोनोलॉजी वे इसकी याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फ़िरोज़, रज़िया, फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद, बलबन होता है उसके बाद, फिर कैकोबाद, एंड देन लास्ट में क्यूमर्स, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा कि गुलाम वंश का शासन जो होता है 1206 से 1290 के बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके कुछ प्रमुख शासक जो हैं उनके कुछ फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसे देख लेते हैं ब्रीफ में। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका उपनाम अक्सर पूछा जाता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है या फिर कुरान खा किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी व्यवस्था शुरू किया था, ठीक है। इक्ता व्यवस्था भी इसी ने शुरू किया था, और सबसे पहले गुलाम वंश का या फिर सल्तनत काल का पहला शासक यही था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था, ठीक है। और इसी के टाइम में चंगेज़ खां का भारत पर आक्रमण भी हुआ था 1221 ईस्वी में। इसके अलावा बगदाद के खलीफा से इसने मान्यता प्राप्त की थी, जो कि पहला शासक था या सुल्तान था, और इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था, ठीक है। इसने ही शाही सेना का गठन किया था सबसे पहली बार। इसके अलावा चांदी का जो सिक्का होता था उसे टंका, और तांबे का जो सिक्का होता था उसे जीतल कहा गया, ठीक है। इसी के टाइम में शुरू हुआ था। अगला देखिए बलबन के बारे में कुछ फैक्ट हैं। इसने उपाधियां क्या इसकी रहीं और क्या पद इसने किस शासक के दौरान मिला, तो ये देख लेते हैं। अमीर शिकार पद जो है वो रजिया के समय में मिला था इसे। नियामत खुदाई और जिले इलाही ये इसके उपाधियाँ थी इसकी, जो इसने स्वयं धारण की थी। इसके अलावा उलूग खां और नायब मामलिकात ये उपाधि इसे नसरुद्दीन महमूद द्वारा मिली थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा राजत्व का सिद्धांत बलबन का जो था वो पर्सिया से लिया गया था, और इसने सिजदा, पैबोश और नौरोज़ जैसे त्यौहार और प्रथाएं स्टार्ट की थी। इसकी जो रक्त एवं लौह की नीति थी ये काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा रक्त और लौह की नीति जो है बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। बलबन ने तुर्कान चहलगानी व्यवस्था जो थी जिसे इल्तुतमिश ने, यहाँ पे आप देखिएगा तुर्कान चहलगानी व्यवस्था इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी, इसे इसने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश में प्रमुख शासक जो थे उनका क्रम पहले देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे आता है जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शिहाबुद्दीन उमर आता है, उसके बाद मुबारक शाह आता है, मुबारक शाह खिलजी, फिर खुसरो शाह, ठीक है। तो खुसरो शाह आखिरी होते हैं और यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी पहले होते हैं, ठीक है। संस्थापक के तौर पे जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। तो यहाँ पे जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी उनका पूरा नाम था। 1290 से 1296 ईस्वी तक इनका शासन था। इनके बारे में कुछ प्रमुख फैक्ट देखिए, जैसे कि मलिक छज्जू ने इनके टाइम में विद्रोह किया था, ठीक है। मलिक छज्जू जो था इसने विद्रोह किया था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में, और 1296 में इसके भतीजे जो कि अलाउद्दीन खिलजी था इसने इसको मार दिया था। कहाँ पे? वो कड़ा जो प्रयागराज का क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है। और क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की इसने स्थापना की थी, ठीक है। जो आखिरी गुलाम वंश का आखिरी शासक यहाँ पे क्यूमर्स है, इसकी हत्या इसने की थी। उसका ये प्रांतपति या सेनापति के तौर पे था। क्यूमर्स की हत्या कर दी थी, उसके पश्चात इसने स्थापना की थी खिलजी वंश की। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम देखेंगे। इसका टाइम पीरियड शासन का था 1296 से 1316 ईस्वी तक। इसने प्रथम आक्रमण अपना जो किया था वो गुजरात के खिलाफ किया था, और यहीं से इसने मलिक काफूर नामक एक दास को प्राप्त भी किया था जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है। 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है मलिक काफूर को, ठीक है। और इसके द्वारा कुछ प्रमुख कार्य जो थे वो देखते हैं हम, जैसे कि एक सेकंड,
हाँ, जैसे कि भूमि की पैमाइश कराकर इसने लगान वसूलने की जो एक व्यवस्था थी इसे शुरू किया था, और इसी के लिए इसने दीवान मुस्तक राज नामक एक विभाग की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि दीवान मुस्तक राज किसने शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। इसके अलावा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति भी इसने शुरू की थी, और घोड़े को दागने की व्यवस्था और सैनिकों का हुलिया लिखने की एक प्रथा स्टार्ट की थी, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। ठीक है, इसके अलावा चरी एवं घड़ी कर इसने लगाया था, और इसने धर्म को राजनीति से पूरी तरह से पृथक किया था। मद्यपान निषेध करने वाला पहला शासक था ये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि आज हम पीडीएस के तौर पे जानते हैं, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। ठीक है, और भू राजस्व की जो दर थी इसके टाइम में 50% हो गई थी। इसके अलावा तुगलक काल में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने 50% तक का जो भू राजस्व टैक्स था वो लगा दिया था। तो लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए दोनों ऑप्शन रहे तो भी आप अलाउद्दीन खिलजी को टिक करिएगा। ठीक है, अगर साथ में दो ऑप्शन है, दोनों दे रहे हैं, तो फिर आप दोनों को टिक करिएगा। ठीक है, प्राइमरीली यही माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 50% भू राजस्व लगाया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे इसकी उपाधि जो थी प्रमुख, सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ईशानी की उपाधि, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा इसको। और इसकी एक और उपाधि थी यामनी उल खिलाफत, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके प्रमुख अभियान जो थी और उस टाइम में उस राज्य में शासक कौन था उसे आप देख लीजिए। तो गुजरात के टाइम में, गुजरात में शासक जो था वो कर्णदेव थे, रणथंभौर में हमीर देव, मेवाड़ या चित्तौड़ में रतन सिंह, मालवा में महालक, जालौर में कल्हड़ देव, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव और शंकर देव थे। वारंगल में शासक थे प्रताप रुद्र सेकंड, द्वार समुद्र में वीर बल्लाल सेकंड थर्ड थे, मदुरै के शासक थे वीर पांड्य। तो यहाँ से हमने देख लिया अलाउद्दीन खिलजी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे हम देखेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश का जो शासकों का क्रम था उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक था। एक मिनट, हाँ, तुगलक वंश के शासकों का क्रम में सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक आता है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक आता है, फिर फिरोज़ तुगलक आता है, उसके बाद आता है फ़तेह खां, फिर गयासुद्दीन तुगलक सेकंड के नाम से आता है, फिर अबू बकर शाह आता है, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह आता है, उसके बाद आता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, फिर आता है नसरुद्दीन महमूद। तो आखिरी नसरुद्दीन महमूद है, याद रखिएगा। अगर क्रोनोलॉजी में इंपॉर्टेंट जो है, पहले गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज़ तुगलक, ये तीन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप याद रखिएगा अबू बकर शाह को, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को, आखिरी है नसरुद्दीन महमूद को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। अब तुगलक वंश के प्रमुख शासक जो थे उनके शासकों का कुछ इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड फैक्ट हैं, उसे देख ली। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो 1320 से 1325 तक इसने शासन किया, और यह तुगलक वंश का संस्थापक भी था। इसने उदारता की नीति अपनाई थी, लिबरल एक तरह से शासक था, और इसने नहरों का निर्माण किया। यह पहला शासक सुल्तान कहा गया नहरों का निर्माण करने वाला। इसी के टाइम में तुगलकाबाद नामक नगर का भी निर्माण कराया गया था। आगे देखते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसका टाइम पीरियड होता है 1325 से 1351 ईस्वी में। इसका वास्तविक नाम था उलुग खां, जिसे जूना खां भी कहा गया। इसके प्रमुख कार्यों में दोआब में कर वृद्धि करना, फिर राजधानी अपनी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना। दिल्ली दौलताबाद देवगिरी में था, उसे शिफ्ट किया इसने। फिर उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का इसने चलन स्टार्ट किया। फिर खुरासान और करांचील अभियान इसके द्वारा किया गया था। तो इसे आप क्रम वाइज भी याद रखिएगा। सबसे पहले इसने पहले नंबर पे दोआब में कर वृद्धि करता है, फिर अपनी राजधानी बदलता है दिल्ली से दौलताबाद, फिर सांकेतिक मुद्रा का इसने चलन किया, और इसने फिर उसके बाद खुरासान का अभियान किया, फिर करांचील अभियान किया। तो इसे आप ऐसे याद रखिएगा। और इसने जो भी अपने कार्य किए सब इम्प्लीमेंटेशन की लेवल पे फेल हो गए। ठीक है, तो इसके बारे में एक कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे हमेशा फेल रहा है। इसको अक्सर प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी कहा गया है, कि इसने कार्य तो अच्छे किए, जनहित में किए, बट वो हमेशा फेल कर गए, इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे कभी सक्सीड नहीं किए। तो इस तरह से इसे एक तरह से देख सकते हैं आप। इसने क्या यहाँ पे इसको देखिए, दीवाने अमीर कोही,
ये नामक एक कृषि विभाग था। इसकी शुरुआत अला इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक करता है। इसके समय में इब्न बतूता जो है वो दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता कहाँ का शासक था, इसके बारे में आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम बता रहे हैं। इब्न बतूता की एक पुस्तक थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रेहला। ठीक है, ये एक्चुअली में मोरक्को का शासक था, आप देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट होता है, इसी के टाइम में आता है। ठीक है, अब आगे देखिए, 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आता है और इसका यात्रा ग्रंथ जो है रेहला है। ठीक है, आगे यहाँ से हमने देख लिया मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आगे हम फ़िरोज़ तुगलक के बारे में देखेंगे। तो इसका टाइम है 1351 से 1388 ईस्वी तक। इसके बारे में हमने एक फैक्ट भी देखा था कि सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक अगर कोई शासन करने वाला तो शासक कोई था तो वो कौन था, एक इब्राहिम लोदी हमने देखा था। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे था फ़िरोज़ तुगलक। ठीक है, तो फ़िरोज़ तुगलक के टाइम में कुछ प्रमुख इनिशिएटिव्स जो कि देखिए यहाँ पे सिंचाई कर, जो कि हक ए सर्व के नाम से जाना जाता था, सिंचाई कर को यह लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। ठीक है, तो सिंचाई कर को लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था ये। और फर्स्ट सबसे पहले इसने लोक निर्माण विभाग, जिसे PWD हम कहते हैं, इसकी स्थापना इसने की थी। किसने? फ़िरोज़ तुगलक ने। ठीक है, इसके द्वारा बसाए गए प्रमुख नगर जो थे वो फ़तेहाबाद थे, हिसार था, फ़िरोज़पुर, जौनपुर और फ़िरोज़ाबाद। तो ध्यान रखिएगा, फ़तेहाबाद, हिसार, फ़िरोज़पुर, जौनपुर और फ़िरोज़ाबाद नामक प्रमुख नगरों की स्थापना इसने की थी। इसी के टाइम में दीवान खैरात, दारुल सफ़ा, दीवान बंदगान की स्थापना की गई। आगे हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ससगनी नामक इसने सिक्का चलवाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ब्राह्मणों पर भी इसने जजिया कर लगाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, फ़िरोज़ तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इसके साथ ही साथ इसने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर, जैसे कि खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात, ये 4 इसने कर लगाए थे। ठीक है, इसमें से खुम्स जो होता था वो लूट, सैनिकों द्वारा जो कहीं दूसरी जगह पे युद्ध किया जाता था किसी राज्य में, तो वहाँ से जो लूट का जो धन होता था उसको खुम्स कहा जाता था। जजिया ये गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला कर था, ये धार्मिक कर कहा जाता था। ठीक है, बाकी और 2 कर आगे हम देख लेंगे। इसके बाद तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वो नसरुद्दीन महमूद, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यह अंतिम शासक था। इसका टाइम पीरियड था 1394 से 1412 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में मलिक सरवर, जो कि जौनपुर का शासक था उसमें, उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की उस समय में, मलिक सरवर। इसके शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण करता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तैमूर लंग किसके शासन काल में दिल्ली पर आक्रमण करता है? वो है नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश के शासकों का जो क्रम है वो पहले नंबर पे आता है खिज़्र खां। यह इस सैयद वंश की स्थापना करता है, खिज़्र खां। फिर आता है मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, ये सैयद वंश के शासकों का क्रम है। इसमें सैयद वंश का जो संस्थापक है वो खिज़्र खां को माना जाता है। खिज़्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। इस वंश का अंतिम शासक आप यहाँ पे देख लीजिए, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह होता है। इसके बाद हम लोदी वंश को देखेंगे। इसके शासकों का क्रम में पहले आता है बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसे क्रम याद रखिएगा। ये UPSC के एग्ज़ाम में भी लास्ट ईयर पूछा गया है, UP PCS में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला इसमें कुछ शासकों के जो प्रमुख शासक हैं उनके क्रम को हम देखेंगे। इस लोदी वंश के प्रमुख शासकों के क्रम को हम देखेंगे कि क्या हुआ था इनके टाइम में। तो बहलोल लोदी जो था उसने बहलोल नामक सिक्का चलाया था। ठीक है, अपने टाइम में, और ये लोदी वंश का संस्थापक भी था। इसके टाइम में जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, बहलोल लोदी नहीं मिलाया था। ठीक है, जौनपुर को दिल्ली साम्राज्य में मिला दिया था। इसके बाद आता है सिकंदर लोदी, दूसरा शासक था क्रम वाइज। तो इसने आगरा शहर की जो स्थापना की थी 1504 ईस्वी में, और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आगरा को राजधानी के तौर पर किसने विकसित किया था? तो ये सिकंदर लोदी था। ठीक है,
भूमि की पैमाइश के लिए इसने गजे सिकंदरी नामक व्यवस्था स्टार्ट की थी। सिकंदर लोदी जो था वो गुलरूपी उपनाम से कविताएं लिखता था। याद रखिएगा, गुलरूपी उपनाम था इसका कविताओं में। और इसके टाइम में आयुर्वेद ग्रंथ फ़ारसी में अनुवाद किया गया और इसका नाम दिया गया गज सिकंदरी। ठीक है। मान विद्या के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना इसी के टाइम में हुई थी, सिकंदर लोदी के टाइम में। ठीक है। अगला शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। उसका टाइम 1517 से 1526 ईस्वी तक आता है और यह अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद मुग़ल आ जाते हैं, बाबर के टाइम पीरियड शुरू हो जाता है वहाँ से। तो इसमें इब्राहिम लोदी और राणा सांगा का एक खतौली का युद्ध होता है 1518 ईस्वी में। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वो 1526 ईस्वी में होता है। इसमें भी इब्राहिम लोदी जो है हार जाता है। इसी के बाद से बाबर का साम्राज्य शुरू होता है, सल्तनत ख़त्म हो जाता है और मुग़ल वंश शुरू हो जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी यहाँ हार जाता है, सेम वही चीज़ है। ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अब सल्तनत काल के प्रमुख जो शासक थे उनका हमने क्रम देखा, उनके शासकों का क्रम देखा। उसके बाद उन शासकों की कुछ डिटेल जो बातें एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं उसे हमने देखा। ठीक है। अब हम सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगला देखते हैं सल्तनत कालीन प्रशासन में क्या व्यवस्थाएं थी, क्या क्या उस समय में प्रचलन में थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रमुख विभाग या फिर उससे रिलेटेड मंत्री या फिर उनको क्या कहा जाता था। ठीक है, उसके बारे में हम देख लेंगे। तो दीवाने वजारत एक विभाग था जिसका प्रमुख, देखिए दीवाने वजारत विभाग जो था उसके प्रमुख को वज़ीर कहा जाता था या फिर प्रधानमंत्री भी होता था वही। ठीक है, उसी को प्रधानमंत्री भी कहते थे। और यह राजस्व विभाग वित्त और दान एवं दैनिक व्यय जैसे कार्यों को देखता था। यानी कि वज़ीर जो था वो सर्वे सर्वा था सुल्तान के बाद में। ठीक है। एक आता है उसके पास मुशरीफ़ ए मुमालिक। मुशरीफ़ ए मुमालिक यह महालेखाकार था। ठीक है, इसे महालेखाकार कहते थे मुशरीफ़ ए मुमालिक को। और मुस्तौफ़ी ए मुमालिक को महालेखा परीक्षक कहा जाता था। ये दोनों कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं, तो याद रखिएगा दोनों को अलग अलग करके। मुशरीफ़ ए मुमालिक महालेखाकार और मुस्तौफ़ी ए मुमालिक ये महालेखा परीक्षक होता था। अगला है दीवाने आरिज, ये सैन्य विभाग होता था। इसकी स्थापना बलबन ने कराई थी। दीवाने इंशा यह शाही सचिवालय हुआ करता था। इसमें अभिलेख और पत्रों संबंधित कार्य होते थे। दबीर जो था वो सचिव होता था। अगला है दीवाने रिसालत, यह विदेश विभाग का प्रमुख होता था। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में हुआ था। दीवाने बरीद जो था वो गुप्तचर विभाग को कहा जाता था। दीवाने कजा किसे कहते थे, न्याय विभाग से संबंधित है ये। सद्र ए सुदूर यह धार्मिक मामलों का विभाग था। सरे जानदार ये किसे कहते थे, ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। ये हमने कटप्पा लिख दिया है कि आप याद रखिएगा, सरे जानदार को कहा जाता था। ठीक है। इसी तरह से है दीवाने रिसालत, यह बाजार नियंत्रण विभाग हुआ करता था जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, ये राजस्व संबंधी कार्यों को यहाँ पे देखा जाता था। दीवाने अमीर कोही ये कृषि विभाग था। इसकी स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। हमने ऊपर देख रखा है, फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से। और दीवाने बंदगान जो था वो दास विभाग था। इसकी स्थापना फिरोज़ तुगलक ने की थी। दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज यह सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना बलबन के टाइम में हुआ था। दीवाने मुस्तक राज यह राजस्व विभाग था। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने खैरात यह खैराती या मुफ्त का अस्पताल हुआ करता था। यह फिरोज़ तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। इसमें असहाय या गरीब वृद्धों आदि की जो हेल्प होती थी उसको किया जाता था, या फिर उनके लिए चिकित्सा जैसी व्यवस्थाएं फ्री में की जाती थी। उसके लिए दीवाने खैरात नामक विभाग था। ठीक है। वकील ए सुल्तान जो था वो शाहजादों की शिक्षा आदि की व्यवस्था करता था। इसकी स्थापना नासिरुद्दीन महमूद के समय में हुई। दीवाने वक्फ़ या दीवाने वक्फ़ ये व्यय के कागजात की देखभाल करता था। अमीर आखुर ये था असुथाला का अध्यक्ष कहा जाता था। देखो शहना ए पील वो हसीसाला प्रधान होता था। हसीसाला प्रधान का मतलब था कि हाथियों से सज्ज जो भी सेना थी उसका प्रधान होता था। और दीवाने इक्तिहाक जो था वो पेंशन विभाग होता था। और जवाबित एक टर्म है, इसको राज्य कानून से संबंध इसका माना जाता है, जवाबित। ठीक है। इसके बाद है फवाजिल, यह इक्तादारों द्वारा राज्य खजाने में
जो अतिरिक्त राशि जमा की जाती थी उसको कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रशासनिक इकाइयाँ क्या थी सल्तनत काल में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका क्रम भी आप याद रखिएगा, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी उसमें इक्ता जो था वो प्रांत को कहा जाता था। इसके अध्यक्ष या प्रमुख को जो थे उसे प्रांतपति, बली या इक्तादार और नाइब आदि के नामों से जाना जाता था। ठीक है। दूसरे क्रम में जो आता है वो सिख होता था। सिख यानी कि जिला को कहा जाता था। इसके प्रधान को सिकदार कहा जाता था। ये बलबन के टाइम में पहली बार इस व्यवस्था को शुरू किया गया था, सिख शब्द को। ठीक है। इसके बाद आता सिख के बाद आता है परगना, जिसका प्रमुख आमिल होता था। और परगना के अंतर्गत कई सारे गांव आते थे और ये गांव जो था वो प्राइमरी इकाई थी प्रशासनिक व्यवस्था में। ठीक है, यानी कि पहली इकाई थी। इसका प्रधान जो था पटवारी, खोत, मुकद्दम और चौधरी आदि होते थे। ठीक है। तो आपने देख लिया कि सबसे पहले कोई भी वाली साम्राज्य है तो इसमें कई सारे प्रांत होंगे। ठीक है, ये साम्राज्य हो गए। इस प्रांत में कई सारे इक्ता, उसी प्रांत को इक्ता कहा गया और इसी इक्ता में कई सारे सिख होंगे। ठीक है, और इन्हीं सिख में कई सारे परगना होंगे। तो आप इसको अब ऐसे समझिएगा, फिर उसमें कई सारे गांव होंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक इकाई सल्तनत काल में प्रचलन में थी। ठीक है। अगला है मुद्राओं के बारे में कुछ प्रमुख फैक्ट। तो चांदी का जो सिक्का था उसे टंका कहा जाता था और इसकी शुरुआत इल्तुतमिश के टाइम में की गई थी। तांबे का सिक्का, इसको जीतल नाम से जाना जाता था। ये भी इल्तुतमिश के टाइम में ही शुरू किया गया था। और ये चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का का जो रेशियो हुआ करता था 1:48 के अनुपात में इसका था। ठीक है। अदली सिक्का एक चलाया गया था, ये बलबन द्वारा शुरू किया गया था। और दिनार जो था उसे सोने का सिक्का कहा जाता था, ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। इसी तरह तांबे का एक सिक्का था जिसे दिरहम भी कहा जाता था। तांबे के 2 सिक्के आपने देखे, एक जीतल और एक दिरहम। ठीक है। सैन्य संगठन का जो क्रम था उसे देख लीजिए सल्तनत काल में। तो सबसे जो प्राइमरी स्तर पर आते थे उसे सवार कहते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सवार होता था। ठीक है। सवार के बाद आता था सरखेल। सरखेल में 10 सवार शामिल होते थे। और सरखेल के बाद आता था सिपह सलार, इसमें 10 सरखेल होते थे। सिपह सलार के बाद में अमीर होता था, इसमें 10 सिपह सलार होते थे। और अमीर के बाद में मलिक होता था जिसमें 10 अमीर हुआ करते थे। और 10 अमीरों से मिलकर एक खान बनता था। ठीक है। तो ये है एक सैन्य संगठन का क्रम जो है आपने देखा। सरखेल होता था, सबसे पहले सवार होगा, फिर सरखेल होगा, फिर सिपह सलार, फिर अमीर, फिर मलिक, फिर खान। ठीक है। तो खान के बाद जो होता था वो सुल्तान होता था। तो याद रखिएगा इसको। एकता व्यवस्था के बारे में देखेंगे, जिसमें आप देखिए कि यह व्यवस्था वंशानुगत नहीं था। ठीक है, यानी कि ये हर बार बदलती रहती थी, किसी परंपरागत व्यवस्था के तौर पे नहीं चलती थी ये। इसके अलावा ये लगान के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। ये जो एकता थी सिर्फ और सिर्फ लगान के लिए, और इसको जो प्राप्त करता था वो उसका मालिक नहीं होता। तो कुल मिला के वही बात है कि वंशानुगत नहीं था, तो ये हस्तांतरणीय थी। ठीक है, यानी कि उसके मरने या उससे एकता ले ली गई अगर एक बार किसी भी इक़्तादार से, तो वो ट्रांसफरेबल थी। ठीक है, तो आगे वो किसी और को भी दी जा सकती थी। तो ऐसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए हमने बता दिया है। आगे हम देखते हैं सल्तनत काल में सांस्कृतिक विकास जो हुए उसके बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में प्रमुख जो सांस्कृतिक विकास हुआ था उसमें है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, इसमें इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी इसका आकार बढ़ाने में। तो इसे याद रखिएगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में है, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, लेकिन इसमें इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी का रोल ये रहता है कि उसने आकार में वृद्धि की थी इसकी। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में है, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार जो है वो 1199 ईस्वी में बनी थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। इसमें इल्तुतमिश, फ़िरोज़ तुगलक, सिकंदर लोदी, इन तीनों ने इसकी मरम्मत या फिर इसको पूर्ण कराने में अपना योगदान दिया था। अब आते हैं हम इल्तुतमिश के प्रमुख जो सांस्कृतिक विकास के बारे में है क्रम में। तो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा था नसरुद्दीन के टाइम में, नसरुद्दीन से संबंधित, उसका इसने निर्माण कराया। फिर उसने स्वयं का भी मकबरा इसने बनवाया था।
और इसके बाद आता है बलबन, जो बलबन भी स्वयं का मकबरा बनवाता है। यह पहला ऐसा स्मारक था या इमारत थी जो शुद्ध इस्लामी शैली में थी, ठीक है। और यह वास्तविक मेहराब जो होता था उस से रिलेटेड भी था, पहली संरचना सल्तनत काल में। इसी के टाइम में लाल महल दिल्ली में था, इसकी स्थापना भी की गई। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने सीरी महल दिल्ली में इसकी स्थापना की। फिर अलाई दरवाज़ा जो है, इसकी स्थापना भी की थी। यह घोड़े के नाल के आकार की थी। जहाँपनाह नगर, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कराई थी। हौज खास और फ़िरोज़ शाह कोटला, इसको फ़िरोज़ तुगलक ने स्थापित किया था। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा जो था वो जौना शाह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। दिल्ली की एक मोट मस्जिद है, इसको सिकंदर लोदी ने बनवाया था। और सिकंदर लोदी का जो मकबरा था ये पहला गुंबद, दोहरा गुंबद वाला स्मारक था, ठीक है। ये भी सिकंदर लोदी के समय का है। कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़ में है, इसकी स्थापना राणा कुंभा ने कराई थी। राणा कुंभा के दरबार में जैता नामक द्वारा कराया गया था, ठीक है। कीर्ति स्तंभ वह, इसमें जो प्रशस्ति लिखी गई है वो अभी कवि द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, एक तुगलक कालीन प्रमुख मतलब जो स्थापत्य की शैली की विशेषता रही है, इसमें अष्टभुजीय मकबरों का उदय होता है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अष्टभुजीय मकबरों का उदय किस शासनकाल में होता है, तो ये तुगलक काल में होता है। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। आप इसे शेयर सब्सक्राइब करिएगा।